मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ उपचुनाव में पार्टी के समर्थन में की जनसभा। सीएम बने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारे के पक्ष में चुनाव प्रचार कर जनता से मांगे वोट। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे वोट की अपील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने विभिन्न गांवों में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क कर वोट की अपील की। उत्तराखंड वन विभाग की गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंसी। वन विभाग की गाड़ी महिला वन कर्मी को छोड़ने जा रही थी नगीना। और चंपावत में मूसलाधार बारिश से जनपद की प्रमुख नदी शारदा उफान पर। शारदा नदी के खतरे निशान से ऊपर। भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट हुआ घोषित। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहां उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता हो गया है। जहां प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के पर्चे के फीस को कम कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित में बड़े कदम उठा रही है। उसी दिशा में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के फीस में भी कटौती की है। हमारे राज्य की जो हमारी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए हैं और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे। देश के 2400 मेगावाट की महत्वपूर्ण हिटरी डैम परियोजना के 35 दिनों के शटडाउन के बाद एक बार फिर से टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। दरअसल 35 दिनों तक टीएचडीसी ने टिहरी डैम के 1000 मेगावाट की पीएसपी परियोजना के सिविल कार्यों के लिए 35 दिनों तक पूरी तरह से शटडाउन किया था, जिसके चलते 1000 मेगावाट की टिहरी डैम और 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना विद्युत उत्पादन पूरी तरह से बंद किया गया था। इस दौरान टीएचडीसी अधिकारी निदेशक एलपी जोशी ने कहा कि पीएससी परियोजना की पहली टरबाइन की कमीशन अगस्त माह से शुरू की जाएगी। टिहरी और कोटेश्वर के प्लांट हमने शटडाउन किए थे क्योंकि पीएसपी में हमको कुछ आवश्यक सिविल कार्य करने थे। तो कल हमने सारे कार्य हमारे हो चुके हैं। सारा हमने जो मशीन मेन एंड मशीन को डिमोबिलाइज कर दिया साइड से, और आज शाम को जो पीकिंग आवर्स होते हैं उसमें हम टिहरी की मशीन चलाएंगे, पहली मशीन 250 मेगावाट की, और उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी मशीन है वो कल सुबह तक सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा और कल सुबह से हमारी पूरा टिहरी का जो प्लांट है वो अपना पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा। और कोटेश्वर से भी कल दिन तक हम लोग मशीन चलाना शुरू करेंगे और जो भी पूर्ववत जो प्रभाव है नदी में वो आ जाएगा। चंपावत में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनपद की प्रमुख शारदा नदी उफान पर आ गई है। जनपद के सीमांतराई क्षेत्र टनकपुर व बनबसा में शारदा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके कारण से पुलिस ने बनबसा के स्थित भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है तथा नदी के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। अधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज पर 1 लाख से ज्यादा पानी चलने लगा, जिसके कारण यहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है।
अभी 1,41,000 डिस्चार्ज शारदा बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा। संबंधित जिलों को सूचित कर दिया गया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में जाके घाघरा नदी में मिल जाती, वहां से ये गोंडा, बहराइच, बलरामपुर होते हुए आगे रिवर में जाके मिल जाती। नैनीताल में नगर पालिका लाइब्रेरी की बेंच में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मूर्छित पड़े व्यक्ति को 108 की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दुर्गापुर निवासी अजय पाल के रूप में कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अजय पाल लाइब्रेरी के समीप ही भुट्टे बेचने का काम किया करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मौके पर पहुंचा और मौके पर से ही 108 को कॉल करके उस व्यक्ति को हम अस्पताल बीडी पांडे लाए हैं और परिजन भी मौके पर आ गए थे। तो उस व्यक्ति की शिनाख्त अजय पाल निवासी दुर्गापुर, तल्लीताल, नैनीताल के रूप में हुई है। परिजन साथ में है और उक्त व्यक्ति यहाँ पर भुट्टा बेचने का काम करता था। परिजन भी भुट्टा बेचने का काम करते हैं और मृत्यु के कारणों का पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। टिहरी बांध के झील से प्रभावितों की आय कुछ न कुछ समस्या सामने आती है, जिसके तहत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला सभागार में बांध से प्रभावित ग्रामीणों की टीएचडीसी के साथ बैठक की गई, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि टिहरी बांध की झील के जलभराव के चलते साल 2010 में भू धसाव 35 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन टीएचडीसी ने ग्रामीणों का विस्थापन आज तक नहीं किया। जेईसी के द्वारा मॉनिटरिंग करने की उनको उसमें एडवाइस दी गई, वहाँ मॉनिटरिंग कराएंगे। और साथ ही चोपड़ा के जो उनके जो मांग थी चोपड़ा ग्रामवासियों के लिए, उनको भी हमने बताया कि विधिक एक राय ले लें और उसमें अगर कोई माननीय न्यायालय को अप्रोच करने का कोई रास्ता हो या फिर जो भी अन्य प्रोसेस हो सकती है जहाँ से उनका मुआवजा निर्धारण हो, या फिर पुरानी जो भी उन्होंने जो शिकायत करी मुआवजा वितरण में कि वहाँ पर जो मुआवजे का वितरण हुआ है उसमें उनके द्वारा उनसे पूछा नहीं गया या उनका सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसमें भी वो अपनी एक प्लेन डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी फिर डायरेक्शन होगा जो टीएचडीसी को होगा या जिला प्रशासन होगा तो उसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। जेईसी के द्वारा करने के उनको कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता इन दिनों दूर दराज के गांव में पहुंचकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पोखरी तहसील के विभिन्न गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क कर वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जबरदस्ती जनता पर थोपा गया चुनाव है। इस बात को जनता समझ चुकी है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। 80-90% भाजपा जो विधायक मिनिस्टर हैं सब कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। आप बता दो। लेकिन इन्होंने दल बदले अपने स्वार्थ के लिए, मंत्री पद के लिए, इसके लिए। हरक सिंह को तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मंत्री पद और इसके जरूरत। आप लोगों का आशीर्वाद से मैं तो वैसे ही बनता गया। मैं 7 बार का मंत्री पद के शपथ लिया मैंने, तो मुझे कोई पद की जरूरत थोड़ी है। मुझे रुद्रप्रयाग के लोगों ने 10 दिन में जितवा दिया। मुझे कोटद्वार के लोगों ने 11,000 वोट से जो है 10 दिन में जितवा दिया। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी बीच धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूटी हुई है। इसे लेकर कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर भाजपा अपने संगठन और नीतियों के प्रति इतनी ही आश्वस्त है तो मंगलौर से एक आयातित उम्मीदवार को क्यों खड़ा किया। देखिए, जहां तक मंगलौर का प्रश्न है, अगर भाजपा अपने संगठन या अपनी नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो क्या कारण है कि एक आयातित उम्मीदवार हमारे सामने।
जो न उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसकी कर्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसके कर्म भूमि का कोई संबंध हरिद्वार से नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी है। वो केवल धन बल के प्रयोग से चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं ने लोकसभा में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया है और ये लोकसभा का चुनाव एक बात और स्पष्ट कर गया है कि इस समय की राजनीति में बसपा का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस संगठन कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। जो छुटपुट बयानबाजी होती है वो नेताओं के, जो थोड़ा बहुत जिनका अपना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये अपनी फेस सेविंग के लिए बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का काम करते हैं। धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम की चीज उत्तराखंड में अब बची नहीं है। मंगलौर उपचुनाव का शोर आज से शाम के बाद थम जाएगा और 10 जुलाई को मतदान होगा, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कजीद निजामुद्दीन ने एक बार फिर चुनाव आयोग की टीम पर रौब जमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंगलौर का सबसे पहले उपचुनाव ऐसा है जहां जबरदस्ती डराया धमकाया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जितना डरो उतना ही बीजेपी का चुनाव गर्ग में जाएगा। जोर जबरदस्ती से आप डरा कर दुनिया के प्रत्याशी और पार्टी हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। ये मंगलौर का उपचुनाव पहला उपचुनाव है जहां धौंस जबरदस्ती से वोट मांगने की बात हो रही है। क्या किसान को, मजदूर को, जो लोग अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई खाते हैं, उनको डरा लोगे, धमका लोगे? जितना डराओगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव गर्क में उतरेगा और कांग्रेस पार्टी का चुनाव ऊपर उठेगा। कुछ दिन पहले यहाँ के एक पूर्व मंत्री ने ठेकेदारों को बुला के उनकी मीटिंग लेके धमकियां दी है कि हम तुम्हारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो ये सब चीज नहीं चलने वाला और जिस तरीके से आज मीटिंग को खराब करने की कोशिश अभी प्रशासन ने की है, ये निश्चित ही निर्णय नहीं है और हम इसका विरोध करेंगे। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। जोशीमठ बद्रीनाथ अलकनंदा घाटी क्षेत्र में देर रात से हो रही बारिश के चलते विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग पर बलदोरा के पास चट्टान टूटने से बद्रीनाथ हाईवे में एक बार फिर बाधित हो गया। चट्टान टूटने के चलते सड़क पर भारी मलबा आ गया। वहीं कार्यदायी संस्था BRO की मशीनों ने दोनों छोर से हाईवे खोलने का कार्य किया है। साथ ही जोशीमठ क्षेत्र में करीब 15 mm बारिश दर्ज की गई है। राहत भरी बात यह है कि आज अलकनंदा नदी के जल स्तर में कमी आई है। उत्तराखंड में पेयजल आपूर्ति को लेकर पूरे प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। पेयजल निगम के मुख्य अभियंता संजय सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन और शहरी क्षेत्र में अमृत कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के 18 नगरीय निकायों में जायजा के सहयोग से योजना क्रियान्वयन की जा रही है। पहले चरण में गतिविधि शुरू हो गई है और 1127.67 करोड़ की धनराशि इसके लिए वित्त पोषित की जा रही है। उत्तराखंड के 18 नगरीय निकायों के लिए, जिनमें 4 जो है अल्मोड़ा जनपद की हैं, 2 पिथौरागढ़ की हैं, 6 हरिद्वार के हैं और 6 टिहरी के हैं, उनके लिए जायका के सहयोग से योजनाएं जो है क्रियान्वित की जा रही हैं, क्रियान्वित की जाने वाली हैं। अभी जो है उनके नियोजन चरण की गतिविधि चल रही है और इसके पूर्ण होने के बाद जो योजनाएं जो है धरातल पर आ जाएंगी। जायका की तरफ से योजनाओं के लिए कुल 1127.67 करोड़ रुपए की धनराशि का जो है वित्त पोषण किया जाए।
पंतनगर सिडकुल की कंपनियों में हो रहे श्रमिकों के उत्पीड़न के चलते रुद्रपुर रामलीला मैदान में श्रमिकों ने भारी बारिश के बीच महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान महापंचायत के निर्णय लिया गया कि अगर श्रमिकों की मांगों को नहीं माना जाएगा तो आने वाले समय में विधायक आवास और डीएम कार्यालय का घेराव श्रमिक करेंगे। जानकारी के अनुसार पंतनगर सिडकुल की तमाम कंपनियों में अपनी मांगों को लेकर श्रमिकों ने ये धरना प्रदर्शन किया है, जबकि श्रमिकों की मांगों को पूरा नहीं करने पर श्रमिकों ने महापंचायत का आयोजन किया। जिला प्रशासन है वो भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को और उल्लंघन कर रहा है और मजदूरों का दमन कर रहा है। न्याय की मांग कर रहे मजदूरों पर गुंडा एक्टिंग की कार्रवाई की जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं, मुकदमे जो दायर किए जा रहे हैं, न्यूनतम वेतनमान मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। उस दमन और अत्याचार के खिलाफ में महापंचायत है और जब स्थानीय सरकार सुन नहीं है, प्रशासन नहीं सुन रहा है तो जनता अभी निर्णायक फैसला लेगी। या तो फिर विधायक आवास का घेराव किया जाएगा या फिर आपका जो डीएम कलेक्ट्रेट है उसका घेराव किया जाएगा, क्योंकि अब जनता की अदालत में मामला है, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसको लेकर के ही महापंचायत। मानसून सीजन में भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके चलते देहरादून नगर निगम लोगों को जागरूक करने और सफाई व्यवस्था में जुटा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही बैठक कर सभी वार्डों में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं सभी क्षेत्रों में नालियों की सफाई पहले से कर ली गई है, ताकि कहीं पर भी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति ना देखने को मिले। तरीके से बरसात हो रही है और काफी लंबे अरसे के बाद जो है इतनी तेज बारिश नहीं हुई है, जिस कारण से जो है सभी नदी नाले उफान पर हैं और इसी के साथ साथ जो है काफी पीछे से मलबा भी आके जो है उनमें जो जल भराव के साथ साथ उसमें समा गया, जिसकी नियमित रूप से लगातार सफाई की जा रही है। साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जहाँ कहीं भी जल भराव हो वहाँ पे तुरंत जो है हमारी टीम पहुंचकर जो है लोगों को राहत पहुंचाए। देखिए, आपदा कंट्रोल रूम में वहाँ पर 10 पंप सेट हैं और नियमित रूप से वे जो है हर एक कंप्लेंट को जो है हम लोग समय के अंतर्गत जो है कि सही समय पे पहुंच जाए उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही है उसके निस्तारण के पश्चात हमारे लोग, जिसमें मैं भी। अब खबर आपको चमोली से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क और जनसभाएं की हैं। जहां सीएम ने जोशीमठ के तपोवन व उर्गम और पीपल कोल्टी में बद्रीनाथ विधानसभा से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर जनता से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने से प्रदेश का तेजी से अब विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का समर्थन लगातार उनके पार्टी को मिल रहा है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, ठीक उसी प्रकार रिकॉर्ड तोड़ मतों से बद्रीनाथ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाना है। उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले भर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून शुरू हो चुका है और विभाग की ओर से लगातार मौसम संबंधी चेतावनी जारी की जा रही है, इसीलिए सभी अधिकारी संजीदा होकर अलर्ट मोड पर रहें और उपलब्ध संसाधनों को भी तैयार रखें। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और फोन अनिवार्य रूप से 24 घंटे खुले रखने का आदेश भी दिया है। एमडी की ओर से 3 दिन का हैवी रेन का अलर्ट आया था और उसके आगे भी अभी अलर्ट के बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि मानसून सीजन प्रारंभ भी हो रहा है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज जितने भी हमारे विभाग हैं, हमारे तहसील हैं, उन सब की एक बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि एक तो
इस मानसून काल में सभी अधिकारी अलर्ट मोड पे रहेंगे, सबके मोबाइल स्विच ऑन रहेंगे, ऑफ नहीं रहेंगे। कोई भी अवकाश जो है बिना जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं होगा। अपरिहार्य स्थितियों में ही अवकाश कर्मचारी अधिकारी को अनुमन्य होगा। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में डे सफारी करने वालों को अब रिफंड नहीं मिलेगा। इस संबंध में विभागीय वेबसाइट पर सूचना स्पष्ट रूप से चस्पा कर दी गई है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध जोन ढिकाना पर्यटन जोन 15 जून और बिजरानी जोन 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा और मानसून सीजन को देखते हुए 15 जून से कॉर्बेट पार्क में रात्रि विश्राम भी बंद कर दिया गया है, जिसे हर साल अक्टूबर में अपडेट किया जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक ने बताया कि फिलहाल एडवांस बुकिंग कैंसिल कराने पर रिफंड का कोई भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हमें सफारी को अचानक ही बंद करना पड़ा है। ऑटो एकमात्र ऐसा जोन है जहाँ की बियर की बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। लगातार इस सीजन में कई बार ऐसा हुआ कि बियर और बहुत अच्छे तरीके से कई बार लोगों को 2-2, 3-3 बियर एक साथ में और कई बार अकेला बियर दिखा। और वो जो बियर दिख रहा है वो बहुत आसानी से दिख रहा है और बहुत तसल्ली से लोगों ने उसको देखा है। ऐसा नहीं है कि बियर का नेचर होता है जनरली कि वो लोगों को देख करके भाग जाता है या छूट जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे बियर हैं वो तरह से है कि वो बहुत ऐसा लगता है कि फेमिलियर है पब्लिक के साथ में, लोग टूरिस्ट के साथ में। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कृषि अनाज मंडी गेस्ट हाउस में बारिश को देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सौरभ बहुगुणा बैठक में काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के लिपिक पर काफी नाराजगी देखी। साथ ही मंत्री ने कहा कि लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत तक आ रही है। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि अब शिकायतें आई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।